मेरी आ रही है? हाँ मैम, आ रही है आपकी आवाज। ओके। तो सबसे पहले मैडम, आपको रोशनी तो कम छोटे भाई का प्रणाम। आपको मेरी आवाज पहुंच रही है। है अब तक? हाँ, मैं आपकी आवाज आ रही है रुपेश। आपको मेरी रोशनी मिल रही है कि मैं और रोशनी में जाऊं? नहीं नहीं, ठीक है मैम, अच्छे हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैम आपके हाँ जी, बताइए। आज के लाइव शो पे आपका स्वागत है मैम। और मैं कुछ आपके बारे में बताने की तो मैं उतनी बड़ी एबिलियत मैं नहीं रखता हूँ कि मैं छोटा हूँ आपके बारे में कुछ बोलूँ। पर इतना जरूर कहूंगा कि हिंदुस्तान के स्वर्णिम अक्षरों से जब भी साहित्य का नाम आएगा तो आपका नाम जरूर हमेशा याद रखेंगे लोग, आज भी, बाद में भी। और हमारे जैसे जो छोटे बच्चे जो लिखना सीखता हूँ, आप हम भाइयों को बिल्कुल सिखाते रहेंगे, डांट फटकार के जैसे भी करके। बस मैम, जानने से पहले मेरे श्रोता कुछ मैसेजेस कर रहे हैं, ये जानना चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, आपकी पैदाइश कहाँ से है, आपने अपनी लाइफ में पुस्तक जो लिखना प्रारंभ किया उसकी प्रेरणा कहाँ से पाए। उसके बाद मैं आपके और सवालों में बढ़ूंगा, पहले मुझे ये जानना है मैम। सबसे पहले प्रणाम। आप खुद बहुत अच्छे कलमकार हैं। आपका इतना बढ़िया बढ़िया रिकॉर्ड है। इतने आप छोटे हैं और आप कह रहे हैं स्वर्ण अक्षरों से नाम लिखा जाएगा। अरे हम लोग तो वो बिल्कुल तो आपका बड़प्पन है, ऐसा बोल रहे हो। मैं बहुत छोटा हूँ अभी। हम लोगों ने प्रवेश किया है। आपको मैं बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मानती हूँ। बहुत कम उम्र में बहुत अच्छी काबिलियत हासिल की है आपने। और बस, आपके थैंक यू सभी मैम। दर्शकों के सभी श्रोताओं को मैं नमस्कार कहती हूँ। और मेरा परिचय पूछ रहे हैं, मैं इलाहाबादी हूँ। इलाहाबादी हूँ मूल रूप से। अब तो प्रयागराज कहलाता है। सदियों पहले भी कहलाता था, बीच में इलाहाबाद था। तो जब वो इलाहाबाद कहला रहा था, हम लोग तभी की है। हमारे ग्रैंडफादर, हमारे पिता, सब हम इलाहाबाद के लोग हैं। जी और मेरी पढ़ाई लिखाई इनिशियली इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही हुई है। जी इलाहाबाद में मैं जन्म ली हूँ। वहीं जी ऊपर वाले का बड़ा करम है कि इतनी बढ़िया धरती पे उन्होंने मुझे जन्मा, इतनी बढ़िया धरती उन्होंने मुझे दी, जो जी धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, जी साहित्यिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से वो इतनी फर्स्ट क्लास, इतनी उर्वर जमीन है। वो जगह मुझे उन्होंने जन्म दिया। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। ऊपर वाले ने बहुत मेरे ऊपर कृपा की है, ऐसी धरती दी है। तो वहां मेरा जन्म हुआ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाई की। फिर जी दिल्ली आए। बाद में दिल्ली में पढ़ना शुरू हुआ। दिल्ली में एडमिशन हुआ था तभी आई थी। आगे की पढ़ाई के लिए जैसे होता है कि आगे की पढ़ाई, आगे जाता है इंसान पढ़ने। जैसे मेरे ग्रैंडफादर कभी जिला जालौन से बिलोंग करते हैं, बुंदेलखंड से बिलोंग करते जी हैं, वो आगे की पढ़ाई के लिए इलाहाबाद आए थे। उसी तरीके से जी मैम। जी इलाहाबाद से आगे पढ़ने के लिए मैं दिल्ली आई थी। तो जेएनयू में थोड़े दिन पढ़ाई की, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। अब तो 10 साल हो गए जी तकरीबन दिल्ली में रहते हुए। तो शुरुआत तो ये है। जी ये शुरुआत सही है कि मैम। अभी मैं जी, और इस बताऊं? हाँ, मैं जानना चाहूँ मैम, आपकी पहली जो कभी उपन्यास थी बोहनी, जी बोहनी, जब हमारी और आपकी मुलाकात हुई थी 2019 विश्वरंग भोपाल में, तो वो पल था जी जिससे मैं शायद इंस्पायर हुआ और लिखने की कोशिश किया। लिखने की कोशिश आज भी करता हूँ, शायद जिंदगी में कभी अच्छा लिख पाऊँ। बराबरी तो कभी कर जी। नहीं पाऊंगा इन चीजों में, क्योंकि सीख रहा हूँ। और आप तो उस काफी हैं भाई आप। बोहनी के नाम से ही आपको भारतीय ज्ञानपीठ की तरफ से नवाजा भी गया है, नौ लिखना अनुशासन से। उसके लिए तो आपको बहुत बहुत जी बधाई मैम। और बोहनी की जो हाँ। कहानी की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली थी, मुझे ये जानना है। हाँ, अच्छा सवाल है आपका। ये बोहनी कहानी संग्रह है और उसमें 13 कहानियां हैं। और ये जी जी 13 कहानियां 13 दुनिया से आती हैं। ओके। जी अब इसमें बोहनी नाम दिया है। जी बोहनी कहा, इसका नाम जब ये एक कंपटीशन था उसमें भेजी गई थी, ये संग्रह मैंने उसमें भेजा था। ज्ञानपीठ ने हम्म, इसका विज्ञप्ति जब दी थी, तो सार्वजनिक विज्ञप्ति विज्ञप्ति थी वो। तो उसने जब इसे भेजा था, तो बोहनी नाम से नहीं भेजा था। मैंने जी इसे केसर कस्तूरी नाम से भेजा था। केसर जी जी कस्तूरी एक राजस्थान की स्पेसिफिक शराब है, जोधपुर के इलाके में मिलती है। तो कुछ हम्म, वो एक ऐसे व्यक्ति पर कहानी थी जो बहुत शराबी था, लेकिन उसने शराब छोड़ दी। देखिए, जब जो शराब पीता रहता है उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो परिवार में, समाज में, हर जगह उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है। उसको अपनी इस व्यसन, इस दुर्व्यसन को पूरा करने के लिए बहुत झेलता है। ठीक है, जी ये एक बहुत नेचुरल सी बात है।
लेकिन जब कोई शराब छोड़ दे रहा है और उसके बाद वो किन किन समस्याओं का सामना कर रहा है, मैंने इसमें ये दिखाने की कोशिश की थी। ओके, जी कि शराब जी छोड़ने के मैम। बाद उसका क्या हाल रहा है। उसके सारे वो दोस्त थे जो जी। उससे पल रहे थे, उसके साथ हम्म, शराब खोरी करते थे, उसके साथ बैठ के पीते थे, उनका जो है मंडली लगना बंद हो जा रही है उनकी, तो वो सारी समस्याएं, वो जी दोस्त, वो जो उससे उधार पैसे ले जाते थे, वो सबों को बड़ी परेशानी हो रही है ना। तो ये परेशानी मैंने दिखाने की कोशिश केसर कस्तूरी नाम से कहानी में की थी। और उसमें जी यही दिखाया था कि एक दोस्त को केसर कस्तूरी उसको बहुत पसंद थी, वो भी शराब ले आया कि अब तो पी लो जी। प्रभु, अब तो पी लो। लेकिन वो कहता जी मैंने जी तय कर लिया है, बस मैंने तय जी कर लिया, मेरी बीवी मुझे बहुत पसंद की मिल गई, अब मैं दारू नहीं पीऊंगा बस। जी जी। ऐसा उसने कुछ कहा। तो वो लोग कहते हम्म, अरे किसी ने धोखा दे दिया, कोई लौंडिया चली गई छोड़ के, तो बताओ अभी हाथ पकड़ के ले आते हैं, ये जी सब बातें जी होती हैं। बड़ी मजेदार कहानी है। तो अब तो खैर नीलाद्री नहीं है, नीलाद्री को बड़ी पसंद की ये कहानी। तो जी 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 वो ये मैंने दिखाने की उस कहानी में कोशिश की थी कि किस तरीके से शराब छोड़ने के बाद आदमी परेशान हो रहा है। अच्छा, जी इस कहानी के नाम से मैंने ये संग्रह दिया था, लेकिन एक बहुत सीनियर हमारे राइटर हैं, उनकी भी केशर कस्तूरी करके एक कहानी चर्चित रही है किसी जमाने में। जी जी मैंने जी तो अब मेरा दुर्भाग्य ही कही और मेरा अल्पज्ञता ही कही, मैंने बहुत हिंदी ज्यादा साहित्य पढ़ा नहीं है गहन, तो उसको मैंने नहीं पढ़ी है वो कहानी। लेकिन वो शराब पर नहीं थी जो मैंने सुना। तो जी इन्होंने कहा जब मुझे पुरस्कार वो देने जा रहे थे, तो उन्होंने ये फोन आया था ऑफिस से कि आप जो जी है बोहनी कहानी का संग्रह का नाम मानिए, ये स्ट्रॉन्ग कहानी उससे भी ज्यादा है। जी जी तो मैंने कहा ठीक है, मतलब ये तो आप लोग हैं चुनाव करने वाले, आप लोग प्रकाशित करने वाले, आप लोग पुरस्कार फाइनल करने वाले, अगर आपको बोहनी पसंद आ रही और आप लोग सीनियर हैं, अनुभवी हैं, तो आप ज्यादा बेहतर जी बताएंगे। तब उन्होंने जी बोहनी पसंद की। और बोहनी में एक वेश्या की कहानी है, वो नीला नाम की, आपने पढ़ी है, आप जी जानते जी ही मैम। होंगे। जी मैम, हाँ तो मैं पढ़ा हूँ वो। पहली बोहनी उसकी हो रही है, उस समय की वो कहानी है। जी जी अब इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, तो समाज में देखती हूँ मैं इलाहाबाद में थी तब भी, मैं कोलकाता भी गई तो भी मैंने ये एरियाज, रेड लाइट एरिया देखे हैं। ये रेड लाइट जी एरियाज जी जो है, मैं इन पर थोड़ा सा काम कर रही थी, हम लोग एक मूवमेंट से जुड़े हुए थे, स्त्री अधिकार संगठन। तो हम लोग इन रेड लाइट एरियाज में जाते थे, हम लोगों को थोड़ा सा मतलब बाहर से, अंदर घरों जी के तो नहीं गए, लेकिन बाहर से वो सड़कें और वो माहौल वो सब दिखाया गया था। तो जब ये जी सब जी दिखाया तो हम इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं किताब में आराम से। जी तो जब इलाहाबाद में थे तो वहां पर मीरगंज नाम का एरिया है। कोलकाता जैसे मैं गई तो वहां पे सोनागाछी नाम का एरिया है। यहाँ जी इस जगह लाहौर में नीलाभ जी ने बताया हीरा मंडी बोलते हैं, वहां का खूब सारा डिस्क्राइब किया था उन्होंने। यहाँ जीबी रोड है दिल्ली में। अच्छा, जीबी रोड जो है, ये सारी पुराने जो बादशाह हैं उनकी छोड़ी हुई महिलाएं, उनके यहाँ पलने वाली बहुत सारी महिलाएं, उनके यहाँ काम करने वाली बहुत सारी महिलाएं, उनके हरम की तमाम महिलाएं वहां है जीबी रोड में आज भी। आप देखिए लाल जी किले से जीबी रोड की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। तो वो जी बहुत बुजुर्ग महिलाएं जिनका अब कोई भी और आसरा नहीं है, वो सब वहां आ गई हैं, अपना अपना उन्होंने ठौर बना लिया है, वो यही काम कर रही हैं काफी जमाने जी से। तो तब जी भी यही थोड़ा बहुत कर रही होती होंगी, लेकिन अब उनके पास राजे महाराजे नहीं है जो उन्हें पाले, उनका पालन पोषण करें। जी तो ये माहौल मेरा थोड़ा समझा हुआ था। और मैं जी ये सोच रही थी कि अगर ऐसे ही, मैं एक दिन जब जा रही थी तो मैंने ये सोचा था कि अगर ये लोग इतनी अच्छी, जैसे मैंने ये कहानी का जो बैकग्राउंड बना है मेरे दिमाग में, वो मुझे सोनागाछी में ही बना है। सोनागाछी में मैंने बहुत सुंदर औरतें दो चार बाहर टहलती हुई देखी, जो बड़े सलीके से कपड़े पहनी थी। मैं इस मामले में ये कहना चाहूंगी, आजकल आप देखें जो नाच होते हैं, ये जो डांस के कॉम्पिटिशन्स या डीजे में जो कई जगह आते हैं, या फिर जी किसी एक पर्टिकुलर का नाम लेना तो ठीक नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी नर्तकियां अब हैं बाजार में, जो जी जिनकर अथाह भीड़ जहां पहुंच जाया करती है जी जिन्हें देखने के लिए, तो जी उनसे कहीं बेहतर वो सोनागाछी की औरतें मुझे लगी। साड़ी पहनी हुई, बड़ी सलीके से बात जी करने वाली, कोई हाव भाव उनका इतना गंदा, कोई अश्लील अभद्र नहीं। तो देख के मुझे जी लगा था ये इतनी सलीकेदार औरत जो है, अगर इनके पास जी कोई रोता हुआ आदमी जाए तो मुझे लगता है वो कुछ अच्छा ही सीख के आएगा। उन जी डांस जी करने वालियां या वो जैसे अभी फिल्मी में भी देख लीजिए, लोक गायिकाओं के नाम पे, लोक संस्कृति, लोक नृत्य, लोक गीत के नाम पर इतनी अभद्रता, जी जो अश्लीलता परोसी जा रही है, उनसे जी कहीं बेहतर वो महिलाएं हैं। जी आप समझ रहे हैं। तो जी जी इसीलिए मैं ये ऐसा महसूस करती हूँ कि बोहनी कहानी में मैंने नीला नाम का जो चरित्र है वो कहीं ना कहीं से सोना गांधी से ही जी इंस्पायर है।
तो जी बहुत बारीकी से देखा। एक इसमें छोटा सा उदाहरण दूंगी। इस जी मोहल्ले में एक बार की बात है, जिस दिल्ली में मैं जहाँ रहती हूँ, यहाँ पर एक बार जी आग लग गई। ये घटना है 23 सितंबर 2018। मुझे अच्छी तरीके से याद है। हमारे पड़ोस में एक जगह आग लग गई थी। तो मैंने पुलिस को फोन किया और उसको फोन किया फायर ब्रिगेड के यहाँ। तो फायर ब्रिगेड का लग नहीं रहा था नंबर। मैंने पुलिस को फोन किया कि पुलिस कॉल करे। तो पुलिस ने जिस एसआई को मैंने फोन किया था, हमारे एरिया का जो पड़ता था, उसने कहा कि कहाँ आग लगी है मैम, सपना चौधरी का यहाँ डांस हो रहा है, आग तो यहाँ लगी है। आप वो सब छोड़िए, अपने मोहल्ले वालों से कह दीजिए यहाँ आ जाए, आग भूल जाए, यहाँ ज्यादा आग लगी हुई है मंच पर। अच्छा। अब चाहिए इस तरह का जो माहौल है, ऐसा माहौल जी इन एरियाज का नहीं है। चाहे वो जीबी रोड हो, जी चाहे वो मीरगंज, तो मैंने बहुत नहीं देखा, दूर से ही देखा, लेकिन मैंने काम किया है थोड़ा सा। हमारा जी जो ये था स्त्री अधिकार संगठन एनजीओ हमारा चल रहा जी था। इसके रेफरेंस में हम लोग गए थे। वहां पे मारपीट कुछ औरतों की हुई थी, उनको लाना था, थाने में रिपोर्ट लिखानी थी, और वहां पे शेल्टर हाउस या किसी भी स्त्री नारी संगठन या नारियों के पुनरुत्थान की जो समितियां हैं, जो जगहें हैं, उन्हें कहीं हमें वापस उन्हें रखकर उन्हें सामान्य जीवन देने के प्रयास करने थे। ऐसा जी था। जी तो देखा हुआ था, बोहनी का जी मैम। बैकग्राउंड यहाँ से बना, जी जी इस तरीके मैम, का है। बोहरी के साथ साथ आपकी एक और किताब है जो बहुत परिचर्चा है, जो बहुत नाम दिया, शोहरत दिया आपको। तो मैं चाहूंगा उस किताब के में थोड़ा सा प्रकाश डालें। उसका किताब का नाम है आसमानी चादर, जो 2018 में साहित्य भंडार ने हम्म। प्रकाशित की थी। और मैं तो आपका ऐसे ही फैन हूँ, बोहनी पढ़कर बहुत, मेरे जैसे बहुत सारे फ्रेंड, मैं तो छोटा हूँ। तो मैं चाहता हूँ मैम कि थोड़ा आसमानी चादर के बारे में बताएं कि चादर आसमान का नीला तो होता है, बट आपने इस चादर को किस तरह से परोसा है कि आज को हर बार पढ़ने के बाद तो लगता है कि और पढ़ लूं एक बार। मैंने उस किताब को लगभग दो ओ से तीन वाह। से पढ़ते पढ़ते राउंड, इतने राउंड पढ़ डाले कि अब उसके पेज के पन्ने हैं जो किताब के, वो नाजुक हो चुके हैं। मुझे लगता है कि अब दोबारा नई किताब लेनी पड़ेगी। तो ओ माय मैं गॉड। वो किताब मुझे बड़ी इतनी भारी अच्छी लग रही है कि मैं, उपलब्धि। हाँ, वो मैं इतने बार वो बुक पढ़ता हूँ कि उसको पढ़ने के बाद हर बार एक लगता है वो कि नहीं, मैं नया पढ़ रहा हूँ। मतलब वो स्टोरी क्या बात इतनी सिस्टमेटिक तरीके पे है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आसमानी चादर का ख्याल कैसे लाए। और एक चीज उससे पहले, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा, कि कोई भी हम है। किताब हाँ, लिखते हैं, जैसे राइटर एज अ लेखक या जो लेखिका, तो उसमें दो चीज होती है मैडम, एक आइडिया होती है, एक लैंग्वेज, जो हाँ, उसको बैकबोन कहा जा सकता है मेरे ख्याल से। तो बिल्कुल मैम, आप बिल्कुल, अपने बहुत आइडिया में सबसे ज्यादा फोकस्ड करते हैं या अपने लैंग्वेज पे फोकस करते हैं कि लोग इजी वे पे समझ जाए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना अच्छा। कोशिश करते हैं, या तो अपने आइडियाज पे ज्यादा फोकस करते हैं? मैं ये जानना था मैम। बहुत बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रही हूँ। बहुत आपका, सबसे पहले तो बहुत बहुत मेरे लिए उपलब्धि की बात है कि आप जैसा राइटर जो खुद इतना बढ़िया लिखता है, उसे आसमानी चादर पढ़ पढ़ के उसने उसके पन्ने पतले कर डाले हैं, उसको कागज उसके इस स्थिति को प्राप्त हो गए हैं कि वो फट ना रहे हों, लैमिनेशन ना करानी पड़ जाए। नहीं आप नहीं उसे मैम, इतनी मैं बार सेलो पढ़ टेप रहे लगा के हैं। भी रख लूंगा, सबसे कोई इशू बड़े नहीं पहली है। बात तो आप जी मेरे लिए ये बड़े भारी उपलब्धि की बात है। आप जैसे युवा लेखक इस मेरा पहला उपन्यास है, उसे इतना क्रेडिट दे रहा है, बहुत बड़ी बात है। बहुत जी आभारी हूँ, बहुत मेरा इतना सार्थक है अगर इस तरह के पाठक हैं तो। देखिए, अब आसमानी चादर का नाम क्यों रखा और कंटेंट ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि लैंग्वेज, ये आपका सवाल है, और वो कैसा यस लिखा मैम। गया, कब लिखा गया, ये है ना आसमानी चादर। देखिए, सबसे जरूरी चीज कंटेंट होती है, ठीक है। जी मैम। और भाषा अगर अच्छी नहीं होगी तो बोर हो जाएगा, कितना भी बढ़िया कंटेंट हो। ये दो चीजें बहुत ही संतुलित, बहुत ही सामंजस्य बिठा के काम करना पड़ता है। अब भाषा के लिए ये है कि जी ऐसा मुझे प्राय सारे सीनियर्स ही कहते आए हैं कि भाषा नेचुरली ठीक मिली है, क्योंकि हम लोग जिस माहौल से जी आ रहे हैं, ये ऊपर वाले का ही करम कहिए। हमारे माहौल, ऊपर वाले ने ही ऐसे लोगों से मिलवाया, ऐसा परिवार दिया, ऐसे माता पिता दिए, ऐसे अश्क साहब का परिवार दिया, ऐसे उठने बैठने वाले, ऐसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इन सब से मिलते हुए, इन सब के साथ उठते बैठते भाषा अच्छी हो गई, ठीक है। जी एकदम खड़ी हिंदी नहीं रह गई, सिर्फ हिंदी नहीं बोलेंगे, है ना। जी वो बहुत हास्यास्पद लगने लगती है। खड़ी उर्दू बोलो तो समझ में लोगों को नहीं आएगी, केवल संस्कृत निष्ठ हिंदी बोलो तब भी लोगों को परेशानी हो जाएगी, जी है ना। ये तीनों का मिक्स करना पड़ता है। तो हम लोगों की जबान में खुद ही आ गया है। हम लोग जब बात कर रहे जी होते हैं, हम लोग सुन रहे होते हैं 50 लोग को, तो हम लोग खुद ही ऐसे हो गए हैं अब, जी बोल सुन सुन के।
कि हम लोगों को लैंग्वेज का ये प्रॉब्लम नहीं आता। हम लोग की लैंग्वेज जो है, जब भी मैंने अपनी किताब के लिए किसी भी मोस्ट सीनियर से, नामवर सर से सबसे पहले तो मेरी किताब शीर्षक तय करने में, कंटेंट दिखाने में, लैंग्वेज में सबसे ज्यादा गार्जियनशिप किसी ने निभाई है तो वो मेरे नामवर सर ही थे। क्योंकि मैं तो इंग्लिश में थी, विद्यार्थी इंग्लिश की हूँ, लिखी पहली किताब अंग्रेजी में थी, सब कुछ अंग्रेजी का था, लेकिन हिंदी में जो लाए हैं वो नामवर सर लाए, और वो यही देख कर लाए। उन्होंने जब मुझे पहली बार मिला तो उन्होंने मुझसे यही कहा, इतनी बढ़िया हिंदी तुम बोलती हो, इलाहाबाद की तुम्हारी पैदाइश है, इलाहाबाद से तुम इलाहाबाद इंग्लिश विभाग से पढ़ के आई हो, संस्कृत विभाग से पढ़ के आई हो। ग्रेजुएशन में मेरे पास तीनों विषय थे, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, साहित्य। तो बोले इतना बढ़िया तुम्हारा है, तुम हिंदी में आओ, हिंदी में तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं हिंदी में लिखने की कोशिश करती हूँ। जी तो जी जब भी हिंदी में कुछ लिखो तो उन्हें दिखाती थी मैं। तो जी आसमानी चादर भी मैंने सबसे पहले उन्हें ही दिखाया था। तो जी भाषा तो नेचुरली अच्छी हो गई, क्योंकि भाषा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप बहुत खराब सा मुद्दा भी उठा के अगर बहुत ही बेहतरीन भाषा में लगा रहे हैं तो उसे पाठक प्यार करेंगे, है ना। और कंटेंट आपका बहुत शानदार है, लेकिन भाषा आपकी बहुत बोझिल है या ना समझ में आने वाली है, तो फिर आदमी आगे नहीं पढ़ेगा। तो इन जी दोनों जी का बहुत ही बारीक संतुलन आपकी रचनाओं में होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो जी ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। आपका ये सवाल, और आसमानी चादर कहाँ से शुरू किया, क्या किया, ये जी जी ये भी मैम। ये भी जी हाँ जी। जी मैम। ऐसा हुआ था कि देखिए, मैंने जैसा कि पहले आपको अपने जीवन परिचय में थोड़ा सा बताया कि इलाहाबाद में मैं पैदा हुई हूँ और इलाहाबाद से यहाँ आई दिल्ली। जी जी तो जब दिल्ली आई तो बहुत अकेलापन एक था, बहुत ज्यादा जी अकेलापन था, क्योंकि हमारा शहर तो इलाहाबाद है, हमारी सहेलियां, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारा मोहल्ला, हमारा आस पड़ोस, हमारी यूनिवर्सिटी, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा बाजार, हमारा सब कुछ तो वहीं था। यहाँ से जी किताब खरीदनी है, यहाँ से मिठाई खरीदनी है, ये एकदम तय चीजें थी। मिठाई मुझे जी बहुत ज्यादा पसंद है, किताब और मिठाई दोनों मेरे जीवन के जी सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। नहीं नहीं मैम, वो बिल्कुल लग रहा है तो मिठाई आपको उस बहुत पसंद है, क्योंकि आपकी आवाज भी हाँ, इतनी मीठी है, क्योंकि मिठाई की तरह ही है वो, वो जिसको पता चल रहा है मिठाई मिठाई आपको की पसंद है। बिल्कुल मीठी हो बिल्कुल गई। मैम, बिल्कुल मिठाई खा के मीठी हो गई है, सही है। बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या हुआ कि हाँ, मुझे संदेश भी बहुत पसंद है, और ऐसे मित्र भी हुए हैं ऊपर वाले की ये रहम से कि 4 घंटे पहले कोलकाता में संदेश बनता है और एयरपोर्ट से लेके सीधे पहुंच जाए, ऐसे भी जी मित्र हैं। तो इन लोगों ने जीवन में मिठास, और आवाज में शायद मिठास इन्हीं लोग की वजह से है। ठीक है। जी जी मैम। तो जी क्या हुआ कि तब मैं बहुत अकेली पड़ गई थी, जब मैं इलाहाबाद से दिल्ली आई थी, बहुत ही अकेले पड़ जी गए थे। कुछ नहीं यहाँ पे, ना बस ना ये पता है किताब कहाँ से खरीदनी है, धीरे धीरे पता चल रहा है। जेएनयू कैंपस के अंदर तो एक शहर अपने आप में है, सब कुछ वही मिलता है। वहां पे हमारा जी केसी मार्केट है, केसी मार्केट में किताबों की दुकान है, लेकिन सब कुछ तो नहीं मिल पाएगा, किताबें बहुत सारी उनके पास नहीं है, उसके लिए हमें बाहर जाना है। तो बहुत अकेले थे, दिल्ली बहुत ही अकेला कर गया। तो इस अकेलेपन ने सिस्टमेटिक लिखवाना शुरू किया। मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि जो सिस्टमेटिक लिखना हुआ, क्योंकि जब इलाहाबाद में थी, कभी कोई कविता लिख दी, आज बारिश हो रही है, मोड़ देखा तो एक कविता लिख दी, टीचर हैं तो एक कविता लिख दी, परीक्षा आ रही है, नाराज हो रहे हैं, बहुत जी टेंशन में, तो एक कविता लिख जी मारी। जी इस तरह से, या किसी का साक्षात्कार, जगदीश गुप्त जी का साक्षात्कार उस समय हुआ, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का इंटरव्यू इस समय मैंने किया, वहां पर मैंने इनका किया। एक एक बहुत बढ़िया गायिका थी, लोकगीत गाने वाली, बहुत, उर्मिला श्रीवास्तव जी, इनका क्या, उन्होंने तो सिर पर इतना बढ़िया, मतलब बहुत आशीर्वाद दिया था कि इतनी जरा सी लड़की है साक्षात्कार करने आई है। और जी उनके साक्षात्कार में तो मैंने लिख दिया था कि ये विदेशों में बहुत सारे शो करके आई है, जो कि वो तब नहीं करके आई थी, लेकिन बाद में उन्हें बुलवा बहुत आया। तो बोलिए उस लड़की की दुआ लग गई, वो इतनी छोटी सी आई जी थी। जी तो बहुत अनसिस्टमेटिक था लिखना, जी लेकिन दिल्ली आके वही जो अकेलापन है, इसको भरने के लिए एक सिस्टमेटिक लिखना शुरू हो गया। जी जी भाई अकेले हैं, हॉस्टल में बैठे हैं, पलंग पर बैठे हैं या टेबल पर अपना कुछ लिखा पढ़ी कर रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। रूम पार्टनर बस ये बता सकती है कि मेस में खाने का टाइम हो गया है, खत्म होने वाला है, जाओ भूमिका खाना ले आओ, या वो खुद ले आएगी। इतनी सी, बस इतनी सी लिमिटेशन है। इलाहाबाद में जी तो बहुत लिमिट में है ना, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वहां है, हर चीज बताओ, हर चीज वो है। यहाँ तो एकदम आजाद है, टाइम इतना, और कोई साथी कोई नहीं, है ना, जी दुख इतने, इतनी तड़प, इलाहाबाद की जी तड़प रहे हैं। तो इन
इस दुख को, इस तड़प को, इस अकेलेपन को, ये सबको कहाँ ले जाए, किससे शेयर करें? नोबडी इज हियर। और अगर हम किसी को माने कि कोई आ रहा है दोस्त बन के, तो उस पर भरोसा नहीं कर सकते, पता नहीं सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्या है, बाहर के लोग हैं, हम लोग तो लड़कियां हैं, तो हम लोग वैसे ही पितृसत्ता माहौल में पैदा हुई हैं, उसी में बड़े हुए हैं, तो बहुत डरे हुए रहते हैं, रहे हैं हमेशा। अब तो नहीं है, क्योंकि नीलाभ जी का माहौल वैसा नहीं था। तो फिर जो ये उपन्यास लिखना मैंने शुरू किया, और अपने सारे दुख को और अपने सारे अनुभवों को और अपनी सारी यादों को उसमें समेटा। आप उसमें किताब में आपने देखा होगा 3 यूनिवर्सिटी को मैंने उसमें छोटा छोटा डाला है, पार्ट्स में है। तो एक हाँ पार्ट में थोड़ा थोड़ा सब दिया है। तो ये मेरा पहला उपन्यास मेरी तन्हाई का साथी बना। बहुत सपोर्ट किया उपन्यास ने, इस लिखने में बहुत सपोर्ट किया मुझे। मैं एक चीज और जानना हाँ, मैं जानना चाहूंगा कि जैसे आप अभी बताया कि आपने अपने तकलीफ, अपने जो भी बातें, मोमेंट्स थे, आपने उसको इकट्ठा किया किताबों पे। क्या सच में जो राइटर होते हैं वो टूटे हुए राइटर होते हैं, या जो कहीं से तकलीफ पाके अपने दर्द को समेटते हैं, या कोई जो देखता है वो लिखता है, वो भी हो सकता है? ये इसमें आप क्या कहेंगे? क्योंकि अधिकतर लोगों के विचार ये होते हैं कि जिसका दिल टूटता है वही राइटर बनता है। अधिकतर लोगों के विचार ही आते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर आप लोगों के एहसासों को भी फील कर लेते हो खुद में, दूसरे को, तब भी आप लिख सकते हो। तो इस विचार में आप क्या कहेंगे मैम? बहुत अच्छी बात आपने कही, और ये आपका जो ये सवाल है, ये जाहिर कर रहा है कि आप खुद कितने शार्प और कितने शानदार लेखक हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छी सवाल आपने पूछा है। सब आपका लिख रहा हूँ मैम, सीख रहा हूँ मैं बस। ऋषभ कोई है, नमस्कार कर रहे हैं। नमस्ते आपको ऋषभ जी, आपको मैंने अभी अभी लाइव में देखा। देखिए, अब आप जो ये पूछ रहे हैं, इसमें एक बड़ा बढ़िया शेर है मीर का कि दर्द और गम सब इकट्ठे किए तो एक दीवान किया। इस तरह से मीर का एक बड़ा प्यारा शेर मुझे याद आ रहा है। तो हाँ, ये बात सही है। अब मैं इसमें बताऊंगी कि देखिए, इंसानी, इसमें थोड़ा सा दर्शन बताना पड़ेगा मुझे, बिल्कुल बिल्कुल बताना ही पड़ेगा, मैं इसमें अपने आप को रोकूंगी नहीं। हमारा जो पूर्वी दर्शन है और जो पश्चिमी दर्शन है, ये बहुत ही अलग अलग है। ठीक है, पश्चिम जो पाश्चात्य कल्चर है, पाश्चात्य सभ्यताएं हैं, पाश्चात्य दर्शन है खासकर, वो आपको ये सिखाता है, वो बाइबल से प्रेरित है मूलतः, है ना। तो वो आपको ये बताता है कि एडम और ईव ने एक पाप किया, तो हम सारे जितने आदम जात है, ये पाप की पैदाइश है। ठीक है, हमारा यहाँ ऐसा नहीं कहता। पूर्वी जो हमारा जो भारतीय खासकर है, और पूर्व में केवल भारत वर्ष नहीं आता, बहुत सारे और देश हैं, ये एशियाई पूरा, इसे इंग्लिश में ओरिजिनल थॉट कहते हैं, हिंदी में भारतीय विचारधारा या पूर्वी विचारधारा कह सकते हैं। ये कहता है कि एक पुरुष और एक प्रकृति, प्रकृति स्त्री का द्योतक है और पुरुष पावर का, इन दोनों ने साहचर्य से जिस जात को, जिस पीढ़ी को, जिस युग को जन्म दिया, वो इस धरातल में कल्याण के लिए, यहाँ पर इस प्रकृति का उपभोग करने के लिए, इस सारी चीजों को और सुंदर बनाने के लिए, इस सृष्टि को अधिक से अधिक कल्याणकारी बनाने के लिए हम लोगों का जन्म हुआ है। ठीक है, अब देखो, एक पाप का फल कह रहा है, एक पुण्य का फल कह रहा है। ओरिजिनली ये दो चीज एकदम अलग है। ठीक है, तो दुख वही होगा जहां फिर कहीं ना कहीं पाप या कहीं नकारात्मक चीजें होंगी, दुख वहीं से जन्मेगा। ठीक है, जैसे बौद्ध धर्म, सीधे सीधे बौद्ध दर्शन कहता है ना कि मोह इस दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण मोह है ना। हम किसी से मोह रखेंगे तभी, या अपेक्षा रखेंगे, मोह का आप वर्षाई अर्थ लीजिए तो अपेक्षा रखिए कहिए, या डिमांड रखिए, है ना। तो अगर हम ये सारी चीजों का त्याग कर देंगे तो हमें दुख नहीं होगा। लेकिन इंसान जो है वो दोनों का मिक्सचर है, ना वो केवल पुण्य है, ना वो केवल पाप है, वो दोनों का मिक्सचर है। हम साहित्यकार भी इंसान हैं, हमें भी मोह है तमाम चीजों से, हमें भी लगाव है तमाम चीजों से, हमारी भी डिमांड्स हैं बहुत सारी। तो इन डिमांड से दुख जन्म लेता है। जो राइटर होता है या जो कोई भी कलाकर्मी होता है, वो अपने दुख से ज्यादा आहत होता है नॉर्मल लोगों। अब जैसे एक आप छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, एक रिक्शे वाला है,
उसको, जी या एक मजदूर है, उसको उसकी मजदूरी नहीं मिली, वो रात को इतना पौआ पिएगा, इतनी कच्ची शराब पिएगा किसी प्रकार से पैसा अरेंज करके, और वो उसे पीकर दुख भूल जाएगा। सुबह वो जी फिर मजदूरी करने जाएगा, चाहे उसे पता हो कि मुझे अगले दिन भी कम मजदूरी मिलनी है। उसका दुख वहां खत्म हो गया, उस एक पैग शराब में, उस पैग में, उस कच्ची शराब में उसका दुख समाप्त हो गया। जी ठीक जी है। इसी तरह बहुत लोग का पत्नियों के तमाम दुख हैं, लेकिन वो पतियों को खूब झाड़ देंगी, खूब बातें सुना लेंगी, उनके दुख भी दूर हो जाएंगे। जी पतियों के बहुत सारे दुख हैं, अपनी पत्नी के साथ 2 मिनट प्रेम से बात करेंगे, एक रात सोएंगे, उनके दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन राइटर कहाँ जाए, है ना। और राइटर सही में। मुझ जैसा राइटर तो बिल्कुल कहीं ना जाए, जिसका अभी पति भी नहीं है, जिसे पौआ चढ़ा के सोने की भी आदत नहीं लगी जी हुई है, सही जी हम अपना दुख लेके कहाँ जाए। तो हम जी अपने दुखों को, हम जैसे सभी साहित्यकार जिनका दुख का कहीं आसरा नहीं है, हम कागज पर अपने दुख उतारते हैं। जी हम भी स्वार्थी हैं, क्योंकि हमने कहा जो इंसान है वो सुख और दुख दोनों का मिक्सचर है, वो जी पाप और पुण्य दोनों का सामंजस्य, संतुलन है। किसी में संतुलन बना के पैदा होता है, कभी किसी में कुछ ज्यादा हो जाता है, कभी किसी में, जिसमें पुण्य ज्यादा हो जाता है वो धार्मिक ज्ञानी बन जाता है, जिसमें दुख ज्यादा हो जाता है वो देवदास हो जाता है। ठीक देवरास हो है। जाता है। दो दुख चलते हैं साथ साथ। वो सारे जी जी संत महिषी महात्मा जो धर्म के रास्ते पे कहीं ना कहीं से चोट खाए हुए हैं, कहीं ना कहीं से बड़ा दुख है उनका। देवदास जैसा हो सकता है दुख हो, या कोई किसी ने सता दिया हो, कोई साहूकार से दुखी होकर आया हो, बहुत सारे दुख हैं। तो हम लोग में स्वार्थपरता भी होती है, हर इंसान में स्वार्थी भी हम लोग होते हैं। सुख समेट के रख लेंगे, लेकिन दुख मतलब कागज पर मैम फैल। एहसास बचा के रखना है, कहीं ना कहीं एहसास बचा के रखना है। अपने एहसास जो है कागज पर शेयर करते हैं, वो कई बार सुख के भी होते हैं, ज्यादातर दुख के होते हैं, क्योंकि अकेला आदमी होता है। मैं नीर भरी दुख की बदली, अभी अभी महादेवी जी का जन्मदिन गुजरा है, मैंने उस पर बोला भी था, एक दिया था इंटरव्यू, तो जी उसमें भी यही बात है। तो हम लोग अपने दुख कहाँ ले जाएं, हम लोगों के पास जी आसरा हमारा कागज ही है। और मैं इंडिविजुअली जी ये बात कहती हूँ कि मेरी कलम है, उसमें स्याही जो है वो खून और आंसू की ही स्याही है, वो नीली काली लाल हरी स्याही नहीं है, वो आंसुओं से लिखा हुआ और खून से लिखा हुआ ही तहरीरें जी हैं, जो कुछ भी हमने दिया है अभी तक। मैम ऋषभ उत्तर जी का एक आपको सवाल है। मिला? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैम। ऋषभ ओके, जी ने तो एक सवाल पूछा है आपसे। ऋषभ जी हम्म, वो आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि मैम हम अपनी लेखनी में ऐसा क्या सुधार करें, हम ऐसी लेखनी में कैसे कैसे लिखें कि जो शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं वो शब्द हमारे जीवित हो जाए, मतलब पढ़ने से लगे कि वो जीवित शब्द हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जिसे करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। बहुत। ये आपकी प्रैक्टिस आपको बना देगी। एक दिन में जी देखिए राइटर नहीं बनता, एक जी दिन में नहीं बनता। सब महर्षि वाल्मीकि नहीं है ना, जी कि मैम। इसने एक चिड़ा चिड़ी को दुखी अलग होते देखा और इतना दुख हुआ कि वो एक श्लोक बन के निकला, और वो श्लोक ने महाभारत की रामायण, सॉरी, आदि रामायण की रचना कर डाली। ऐसे तो हम लोग सब नहीं हैं। तो लेकिन हम मैम लोग इसी में नॉर्मल। एक बात हाँ, इसी में एक बात कहना चाहूंगा मैं। आप बोल रहे कि हम सब एक दिन में नहीं बनते, पर आप तो आपके उम्र के अब तक के लोगों में सबसे ज्यादा बुक लाने वाले राइटर्स हो। आपके एज अरे वाले अब तक उतने बुक नहीं ला पाए हैं। जो मैंने रिसर्च किया, मैंने पढ़ा आपके बारे में, जब मैंने सब चीजों को, तब तो मुझे लगा 8 साहित्य आपके नाम पे है मैम, 8 उपन्यास। और मेरे ख्याल से 8वां हो गया, 9वां आप शायद प्लान कर रहे होंगे, तो मैं इसमें आऊंगा लास्ट में कि आगे नेक्स्ट का प्लान क्या होगा, मैं आऊंगा उसमें। उससे पहले मैं एक सवाल लेना चाहूंगा मैं, और उससे पहले मैं एक और सवाल लेना चाहूंगा कि मैम आपकी जितनी भी किताब हैं सबके शीर्षक बहुत यूनिक होते हैं, और शीर्षक ही बताते हैं कि किताब क्या कहना चाहती है। जैसे आपकी एक ओके, नई किताब आई हुई है, खाली तमंचा। मैडम आपने एक तमंचा तो दिया, बट खाली क्यों दिया उसे, उसमें गोली क्यों नहीं दिए? ये बहुत ये तो कहानी पढ़ने से पता चलेगा क्यों ऐसा है। हाँ, कहानी उसकी एक दिन सी है। वो चीजें, मतलब आपकी जो शीर्षक होती है, हेडिंग जो होती है, वो क्लिक कर जाती है ब्रेन को। अब ऐसा हेडिंग लाते ओके, कहाँ से आप? अब पता नहीं कहाँ से ये आ जाती है, ये तो कहानी लिखते वक्त ही आ जाती है। कहाँ बड़ा कभी 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 बड़ा दिमाग भांजना पड़ता है, कभी कभी दिमाग बहुत भांजना पड़ता है। जैसे दांव कहानी में बहुत दिमाग लगाया था, राजनीति रखूं, सियासत रखूं, क्या लिखूं, क्या रखूं, क्या रखूं, बहुत बुद्धि लगाई थी। नामवर जी, अब तो नामवर जी है नहीं, नीलामी लोग जो मेरे गार्जियन लोग हैं ये है नहीं,
नहीं तो हम फोन करके उनसे भी पूछ लेते थे, सर ऐसा लिखा है बताइए क्या टाइटल दें। तो बहुत दिमाग लगाते हैं, कहानी जी को कई बार पढ़ते हैं तो टाइटल निकल आती है, कई बार पढ़ो। और खाली तमंचा की जहां तक बात है, खाली तमंचा में ये है कि उसने खाली उसको एक बहुत छोटी लड़की को तमंचा चाहिए, वो जी किसी बात से बहुत नाराज है, वो किसी को मारना चाहती है, ठीक है। जी तो वो तमंचा खोज रही होती है किसी प्रकार से, बहुत बहुत ही सुंदर प्रयास उसने दिखाया है कहानी में, बड़ा सार्थकता से एक मैच जीत कर वो तमंचे की शर्त लगा के जीत जाती है। ओके, जी लेकिन चूंकि वो इतनी छोटी बच्ची है, 10 12 14 साल की लड़की है वो, अब वो जी तमंचे का उपयोग करेगी तो उसका तो जीवन खत्म, उसको तो ले जाके जेल में भर्ती कर दिया जाएगा, है ना, जी या जी बाल सुधार गृह में भर्ती कर दिया जाएगा, उसका जीवन तो खत्म हो गया, वो अब वो कुछ बहुत बड़ा तो नहीं बनने का सोच सकती है। जी जी लेकिन जी जहां वो कंपटीशन जीत रही होती है, जी वहां के लोग उसको गोली के बगैर तमंचा देते हैं। मैंने तुमने तो जी मतलब जीतने के लिए तमंचा कहा था, गोली तो कहा नहीं था। हम्म, तो अब इसको आप पढ़िएगा, ये आपको तब समझ में आएगी। खाली तमंचा के अंदर 11 कहानियां हैं। जी मैम ओके, जी 11 जी अलग अलग तरह की कहानियां हैं, तो जब मैम। आप इसे हाँ जी पढ़ेंगे, जी जब आप इसे पढ़ेंगे तो 11 और तरीके की चीजें निकलेगी, शायद आपको वो जी और भी इंटरेस्टेड लगे, बहुत जी जी इंटरेस्टिंग चीजें हैं उसमें। जी मैम, मैं हमेशा देखा हूँ आपकी जितने भी किताब है उसमें सब में कहानियां ही हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं। क्या आप कभी कविताएं लिखेंगे? क्या कभी कविता की भी किताब लोगों के लिए लाएंगे जो दर्शक आपको पढ़ना चाहते हैं? और उसमें सबसे पहला दर्शक तो मैं भी रहूं, मैं तो हूं ही, लेकिन मुझे भी एक क्या बोले गाइडलाइंस मिलेगी कि मुझे लिखना कैसे, जो आपके मार्गदर्शन में कर पाऊं मैं। तो क्या आप बहुत साहित्य राज के? छुपा गए हैं, आप काफी शार्प पत्रकार हैं, बहुत राज जो है वो खुलवा ले रहे हैं। ये कविता जो है ये एक राज राज है जीवन में कुछ राज भी रहते हैं, ये उनमें से उनका हिस्सा है। मैं बताती हूँ, देखिए ऐसा है, चलिए खोल देते हैं राज। आप जैसा शार्प पत्रकार सामने हो तो राज खुल जाने चाहिए। मेरे पास मेरी कविताओं की 5 किताबें रेडी हैं। इसे जी 2 मैंने बाद में लिखी है, 3 नीलाभ जी ने संपादित किया था, नीलाभ जी बहुत अच्छे संपादक थे, उन्होंने संपादित जी किया हुआ था, ठीक है। जी मैम जी तो ये 5 किताबें मेरे पास है, लेकिन मैं इसे कभी पब्लिकेशन में नहीं देती। मैंने आज तक जी कभी किसी भी कहीं जीवन में मैंने कभी हाँ, कविताओं का संग्रह किसी को नहीं दिया है। सबने मुझे जी प्रायः, क्योंकि मेरी पहली ही किताब कहानी संग्रह की आई, फिर दूसरा उसी साल उपन्यास भी पहला आया, तो उपन्यास आया, प्रोज जी राइटर राइटर वाला आया, फिक्शनल आया। जी तो जब फिक्शनल जी राइटिंग में अपने आप को कवित्री कहलाना पसंद नहीं करती, ये टैग मुझे जी पसंद नहीं है। मुझे फिक्शन जी राइटर, प्रोज राइटर, नॉवेलिस्ट ये सुनना अच्छा लगता है, कवित्री सुनना अच्छा नहीं लगता। अब जब जी कभी भूमिका समग्र देखा जाएगा, जब कभी जमाना आएगा, तब मैं कोशिश करूंगी कि भाई लो ठीक है, कविताएं भी लिखी थी। हालांकि जी नीरज जी के जाने के बाद भी एक कविता लिखी थी, उसको बहुत सारे मतलब सैकड़ों ब्लॉग्स ने उसे वहां से ले लिया, बहुत पसंद किया। केरल गई थी अभी, तब भी उन्होंने कहा था हमने आपका वो पोइट्री पढ़ा है, हम रो जी रहा था वो पढ़ के। तो कविताएं हैं कई, निगाह कोई मर्दाना, रोमांटिक कविताएं कई है, तुम कौन हो मेरे, ये सब हैं फेसबुक में या सोशल मीडिया पर या कहीं कहीं पत्रिकाओं में है। लेकिन किताब जी मैंने कभी, ये कोई ना कहे कि भूमिका इज अ कवित्री, मुझे कवित्री टैगलाइन से थोड़ी थोड़े कंफर्टेबल हम नहीं है। हम जी फिक्शन जी मैम राइटर बन के, हम नॉवेलिस्ट बन के ज्यादा इजी हैं, हम अपने आप को एक्सप्रेस ज्यादा उपन्यास, मेरी बातें में डिटेलिंग बहुत होती है, तो ये उपन्यासों में काम आता है। जी मैम जी कविताएं मैम ब्रीफिंग चाहती है जी कई बार। अब इतनी लंबी लंबी कविताएं लोग कितना पढ़ेंगे, आपके सही दुख है आप ही मुबारक, ऐसा होता है, जी कलयुग का मैम। कविताएं, जमाना है। जी जी, कविताएं की बात हो रही थी मैम, तो दो लाइन तो बनता है कि हम सुन लें आपके अल्फाजों में कि 2 ताकि लाइन, हमारे बाकी। अरे कविताएं बहुत सारी है, बड़ी लंबी लंबी कविताएं हैं रूपेश, कभी और सुन लीजिए, है ना, क्योंकि कविताएं इतनी लंबी आपका सारा समय चला जाएगा। बहुत लंबी, छोटी जी कविता जी कोई लिखी नहीं मैंने। घर जी है, मैम जी एक खाली मकान है, ये कविता क्या है, आत्म एपोलॉजी जो होती है, उस तो नाम से ही मैंने एक बनाया था, क्या है, अपराध बोध, अपराध बोध जी नाम से कविता है, बट दे आर ऑल वेरी लॉन्ग पोएट्री, दे आर वेरी लॉन्ग पोएम्स, तो जी बहुत उलझन हो जाएगी, समय आपका पूरा चला जाएगा और फिर मुझे जी कागज में आना पड़ेगा। नहीं तो नहीं मैम, 2 लाइन मुझे की मुझ शेर जी मैंने मैम दो चार है,
गजलें जो लिखती थी उसमें शेर अगर, अच्छा हाँ आपने कहा है भाई जो पत्रकार होते हैं और जो साक्षात्कार लेने मैम मैं वाले होते हैं पत्रकार नहीं हूँ। उनकी जी जी। बात, बिल्कुल उनकी बात काटना नहीं चाहिए। तो मैं उसका मान रखते हुए दो लाइन बस ये मुझे याद है मैं सुना देती हूँ। तुम शहर की बात करते हो, तुम शहर की बात करते हो, हम वतन छोड़ देते हैं, जीते हैं, चलो ये चलन छोड़ देते हैं। वाह, बहुत है सुंदर ना? मैम, बहुत सुंदर, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। शायरी। मुझे मुझे मैम आपके साथ हमारी मुलाकात हुई थी 2019 विश्व रंग में भोपाल पे। तो हाँ आपके जी। हाथ से मैं आपसे ऑटोग्राफ लिया था आपके बोहनी पे ही, मुझे याद है, जो मैं आज भी संभाल के रखा हूँ। बहुत और अच्छा उस याद समय है। मैंने एक लाइन लिखा था जो शायद उस समय मुझे, मैं आपको बोल नहीं पाया था, बता नहीं पाया था, लेकिन आज ये मौका मैं खोना नहीं चाहता हूँ। तो वो 4 लाइन मुझे जी आज जी याद आ बिल्कुल। रही है कि आपको एज अ जो बड़ी बहन की तरह मैं साथ ट्रीट करते हुए, हम लोग सब प्रोग्राम देख रहे थे, सब इंजॉय कर रहे थे, और मेरे साथ मेरे कलीग्स बैठे थे। तो मेरे कलीग्स जी गुस्से में थोड़ा सा रो रहा था, टेंशन में, तो वो बोला, बताया था कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे नाराज हो गई थी, तो मैं यार फोन में बात नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपके बगल में बैठ के मैं उसको समझा रहा था, तो वो लाइन में लिखा था जी उसके लिए कभी, कि ठीक है, जी। नहीं है आज तेरा साथ, ठीक है, बहुत अच्छे। नहीं है आज जी। तेरा साथ, पर एक आस रहने दो, क्या मिलेंगे बात किसी है। और राह पर कभी, मिलेंगे किसी और राह पर कभी, बस यही एहसास रहने दो। बहुत सुंदर। मैम तो ये लाइन मुझे आज याद आ गई स्पेशली, और आपके हम्म, मार्गदर्शन में मुझे इतना कुछ शानदार। सीखने को मिला। और हम्म, 2019 विश्व रंग मैं जिंदगी भर भूल नहीं पाऊंगा, क्योंकि उस दिन आपसे मुलाकात हुई थी। वो अरे पल ताउम्र मुझे मेरे याद रहेगा। वो मेरे पल लिए भी मैम वो बहुत, ताउम्र याद रहेगा। बहुत क्योंकि मेरे लिए उस भी वो दिन के बहुत बाद मैं, हाँ जी जी मैम, उस दिन के बाद से मैंने अपने लेखन के क्षेत्र को मतलब सामने लाया, मैं कभी लाया नहीं। मुझे मेरे पेरेंट्स भी नहीं जानते थे कि मैं लिखता हूँ कभी। अभी क्या मेरी बात। किताब आई आपके आशीर्वाद से, दस्तक मेरी, आपको पता चला बहुत। होगा। जी जी जी। बहुत बड़ी तो बात है, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरी। साहित्य जगत को एक इतना बढ़िया सितारा, एक इतना बढ़िया लेखक अगर किसी भी वजह से, मेरे साथ की वजह से, मेरी किताब की वजह से, किसी भी माध्यम से मिल रहा है, तो ये मेरे लिए इससे बड़ी, आप समझिए, हमारी इस प्रकार के लोगों के कारण हमारी लेखनी, हमारी कलम सार्थक हो जाती है, हमारा लिखना सार्थक हो जाता है ना? तो जी ये एक मैम। बहुत बड़ी उपलब्धि आपके लिए तो जो है वो है ही, ये हमारे लिए उससे बड़ी उपलब्धि है कि हमारे साहित्य जगत में हमारा साथी कोई आ गया जो इतना बढ़िया लिख रहा है, और उसे प्रेरणा कहीं ना कहीं हम लोगों के या हम लोगों के साथ से मिल रही है। हम लोग एक दूसरे के सब साथी हैं, आपसे हमें प्रेरणा मिलती है बहुत। आपकी इतनी कम अनुभव में भी इतनी बढ़िया किताब निकल आई, उसने कुछ रिकॉर्ड्स बनाए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत शानदार बात है, ये मेरे लिए उपलब्धि आपसे ज्यादा है, आप यकीन मानिए। बस कोशिश रहेगी मैम, हमेशा आप साथ देते रहिए, और मैं हमेशा आपके मार्गदर्शन में लिखते रहूं, इसको अनुराग जारी रखूं, मैं कभी इसको रोकूं ना, और जब तक रहूं तब तक एक इतिहास के हिस्से में अपना नाम लेके जाऊं। तो 2 लाइनों के साथ मैं अपना आगे का क्वेश्चन करूंगा कि इरशाद इरशाद। जमीन से लेकर आसमान तक, जमीन से लेकर आसमान तक अभी तो ऊंची उड़ान बाकी है, इतिहास के हिस्सों बहुत में शामिल होना मैम अभी मेरा नाम बाकी है। तो जब तक बहुत जिंदा खूब। हूं, जब तक इतिहास नहीं बन जाता हूं, तब तक तो लिखते रहूंगा। बहुत और शानदार। बहुत। तो मैम मैं अपने अगले सवाल की ओर चलता हूँ, हम लोग बातें तो चलते रहेगी, कि स्मैक करके आपकी 2020 में एक किताब आई, शायद ड्यूरिंग लॉकडाउन पे, ये शायद ये किताब। मैम मेरी आवाज आ रही क्लियर? हेलो? हाँ हाँ मुझे आ रही है, मुझे आ रही है। हाँ मैम, 2020 में आपकी स्मैक करके सामयिक प्रकाशन ने आपकी किताब लॉन्च की है। हाँ हाँ। हेलो? हाँ मैम, मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा, मेरे दर्शक भी कुछ लोग जानना चाहते हैं कि उस किताब के बारे में। हेलो? लग रहे हैं मैम शायद किसी कारणवश डिस्कनेक्ट हो गए, या फोन आ गया होगा, बैटरी खत्म हो गई होगी। मैं कोशिश करता हूँ उनको दोबारा ऐड करने की। दोस्तों, आपके जितने भी सवाल होंगे बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स पे डाल दीजिए, और वो सवाल मैं बिल्कुल पूछते रहूँगा। लगभग 1 घंटा हो चुका, आज पौन घंटा लगभग हो गया है, और 10-15 मिनट और कनेक्टिव रहेंगे, तो मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ मैम से, जल्द ऐड करने की।
लग रहा है उनकी बैटरी खत्म हो गई।